Good morning, students. Today is the final video of your chapter number first, in which we will discuss about human environment and the effects of human activities on the environment. Okay, so first we will discuss about human environment. So you all have to pay attention on the video and carefully listen all the contents of this video for the better understanding of the chapter. Okay, so let's start. Human environment refers to the things that are created by the man, such as industries, means of transport, buildings, bridges, माइंस एक्सेट्रा. लिसन, जब हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था तो हमें ये समझ में आया था कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें, हमारे आसपास के हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, आइदर दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ आवर सराउंडिंग कंप्राइज अस टू एनवायरनमेंट. ठीक है, अब हमें ह्यूमन इन्वायरमेंट समझना है. तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें ह्यूमन के थ्रू बनाई गई हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स ने जितनी भी चीज़ों को क्रिएट किया है, सच एज इंडस्ट्रीज़ को, हाउसेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, माइंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या क्या कहलाती हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट कहलाती हैं. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइनिंग एक्सेट्रा. ठीक है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी आते हैं, माइनिंग भी आती है. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू की जाती हैं. ह्यूमन इन्वायरमेंट हैज़ इन्फ्लुएंस द फिजिकल इन्वायरमेंट इन टू वेज. ठीक है, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ह्यूमन के थ्रू जो क्रिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो फिजिकल इन्वायरमेंट को, मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट था, उसको दो तरीके से अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं. एक है हमारा पॉजिटिव वे और दूसरा है निगेटिव वे. Humans make building to live and work. The construction activities of humans have changed the natural landscape. Similarly, quarrying activities of humans for minerals have given a boon to progress. ठीक है, अब इसी तरह अगर आप देखेंगे, जो ह्यूमन बींग्स है वो घर बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसने क्या किया है कि जो नेचुरल लैंडस्केप था, ठीक है, उसे बदल दिया है. ठीक है, सिमिलरली जो क्वेरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो मिनरल, मतलब क्वेरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस फॉर मिनरल्स हैव गिवन अ बून टू प्रोग्रेस. ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो मिनरल्स ऑलरेडी नीचे दबे हुए थे उनको खोद करके निकालना, फिर उनसे वर्क करना, तो ये एक वरदान की तरह साबित हुआ है. अदर साइड्स, human have cleared forest to make buildings which cause the depletion of oxygen in the atmosphere. और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि ह्यूमन बींग्स ने सारे फॉरेस्ट काट डाले हैं. ठीक है, सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से पेड़ों की कमी हुई है. और पेड़ों की कमी होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है. और आज के समय में तो आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ऑक्सीजन लेवल के लिए कितनी किल्लत हो रही है. ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि ह्यूमन जो इन्वायरमेंट था उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है. ठीक है, सिमिलरली क्वेरिंग एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस फॉर मिनरल्स हैव लेफ्ट गैपिंग होल्स इन द लैंड फॉर्म्स, इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल लॉस एंड लैंडस्लाइड्स. और जो क्वेरिंग एक्टिविटीज़ थी, मतलब जब आप माइनिंग करोगे, जब आप गड्ढे को, मतलब जब आपको मिनरल निकालना है, तो ये जाहिर सी बात है कि आप ज़मीन के अंदर होल बनाओगे, गड्ढे खोदोगे. ठीक है, तो वो जो छूटे हुए गड्ढे हैं पूरे लैंडफॉर्म को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि सॉइल, जो मिट्टी है वो भी ख़त्म होती है, और साथ में लैंडस्लाइड, जो भूस्खलन होता है, वो भी आने का खतरा बना रहता है. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट. Okay, so listen. Human beings form the most important part of the environment. To satisfy his needs, man interacts with environment and modifies it. With scientific and technological advancement, he is trying to control the domain nature, but still he is dependent on nature for his primary needs. Now listen, जो human being है ये environment का एक बहुत ही important हिस्सा है. इसने क्या किया है, इसने अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए नेचर के साथ इंटरेक्ट किया है, टेक्नोलॉजीज़ को और अपने स्किल्स को, साइंटिफिक वे को यूज़ करते हुए नेचर को इसने मॉडिफाई करने की कोशिश की है.
ठीक है। उस नेचर को डोमेन करने की कोशिश की, मतलब उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है, बट स्टिल ही इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर हिज प्राइमरी नीड्स। लेकिन फिर भी अभी भी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आश्रित है, अपने जितने भी प्राइमरी नीड्स हैं उनके लिए वो नेचर पर ही, प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। मैन रेकलेसली कंज्यूम्स नेचुरल एलिमेंट्स विच समटाइम्स रिजल्ट्स इनटू द ग्रेटर डेंजर टू द एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बिना रुके, रेकलेसली मतलब बिना सोचे समझे, हम कह सकते हैं कि बिना किसी लिमिट के किसी भी एलिमेंट को जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से मिल रहा है उसको यूज़ करते जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि हम जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाता है। Mining, timbering, farming, industry, transport, etc. are some human activities which have significantly changed the environment. ये सभी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है जिन्होंने क्या किया है, इन्वायरमेंट को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट किया है। दिस हैज़ डिसरप्टेड द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड थ्रेटेंड आवर वेरी एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। और इसने क्या किया, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो उसका बैलेंस ख़त्म हो चुका है, और जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस भी इस अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। ठीक है। दिस डिसग्रेडिंग sorry this degrading of environment has several disastrous effects. One such major consequence is global warming, which may raise the mean temperature of the earth by few degrees. ओके। अब देखिए जो भी चीज़ें हुई हैं, ये जो पर्यावरण का बार बार ख़त्म होना, बार बार उसमें गिरावट आना, पर्यावरण के जितने भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं उसमें कमी आने का मतलब ये है कि हम बहुत ही खतरनाक, डिजास्ट्रस, मतलब भयावह स्थिति में पहुंच रहे हैं। ठीक है। उसका एक एग्जांपल दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। जिससे कि हमारे अर्थ पर टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो यहाँ का पूरा क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। दिस imbalance कैन बी फाउंड इन वेरियस सिचुएशंस सच एज disappearance ऑफ ग्लेशियर्स, राइज इन सी लेवल, ड्राइंग अप ऑफ मेनी रिवर्स एक्सेट्रा। ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो डिस्टर्ब हुआ है, इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना, नदियों का सूख जाना, ठीक है, सी लेवल में राइज होना, बहुत सारी चीज़ें। इवन इट मे पोज मेनी प्रॉब्लम्स टू ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ तक कि जो ह्यूमन बीइंग्स अपने निज निवासों पे रहते हैं उनके सेटलमेंट्स पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैन मस्ट बी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड लर्न टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. He must maintain balance between natural and human environment and use the resources wisely. He must protect and preserve them for future generation. यहाँ तक कि सारे ह्यूमन बींग्स को क्या करना चाहिए कि उन्हें हर एक नेचुरल इन्वायरमेंट को, फिजिकल कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से सोच विचार करके अपने दिमाग से काम करते हुए यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो सकें। ठीक है। India has made attempts to achieve human welfare and prosperity along with safeguarding its natural environment in the last quarter of the century. We have taken baby steps toward the goals of sustainable development. There have been several anti-dam protests in central and southern India for rehabilitation and environment concern. ठीक है। इंडिया ने क्या किया, बहुत ही साहसिक कदम उठाए हैं, बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। ठीक है। उन्होंने अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया और साउदर्न इंडिया में एंटी डैम प्रोटेस्ट चलाए गए हैं, जिससे कि रिहैबिलिटेशन और इन्वायरमेंट कंसर्न्स पर ध्यान दिया जा सके। Indian government has also shown some foresight in the area of environmental concerns by enacting legislations meant to protect the environment. The first important regulation enacted was the Water Act of 1974, followed by the Air Act of 1981.
ठीक है। यहाँ तक कि लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पर जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट बैठती है उन्होंने भी एक्टिवली काम करते हुए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे हम कह सकते हैं कि नियम बनाए। जैसा कि पहला नियम था वाटर एक्ट ऑफ 1974, इसके बाद दूसरा जो आया एयर एक्ट ऑफ 1981। दीज एक्ट्स क्रिएटेड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा कलेक्शन एंड पॉलिसी इन्फोर्समेंट। ठीक है, ये इन एक्ट्स के तहत जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो डाटा को कलेक्ट करे और पॉलिसी को इन्फोर्समेंट करे। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है जिससे कि इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं कि फ्रेश रखा जाए, उन पॉलिसीज़ को पूरे कंट्री में इन्फोर्स किया जाए। ठीक है। साइमल्टेनियसली अ सेकेंड कंट्रोल बोर्ड एट द स्टेट लेवल कॉल्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड was also established to collect data and for policy enforcement at the state level। और ठीक इसी तरीके से राज्यों को भी ये निर्देश दिए गए थे कि वो अपना एक कंट्रोल बोर्ड बनाए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए, जो कि डाटा को कलेक्ट करेगा और अपनी पॉलिसीज़ को पूरे स्टेट में लागू करेगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से एक्सरसाइजेस को करेंगे। आज हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे जिसे आप लोगों को करना होगा और सेंड करना होगा। ओके, तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।